यस। नमस्कार, मैं लालजी प्रसाद, स्वागत है आरा हिंदी स्कूल में। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप कड़े टाइप्स होंगे। देखिए, आज की क्लास में हम बात करेंगे संधि पर। और संधि आपकी परीक्षा में 3 से 5 नंबर के प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। और जो मैट्रिक के छात्र हैं उनकी परीक्षा में कम से कम 5 से 7 नंबर के ऐसे प्रश्न बनते हैं। इस बार तो 7 बन गया था। ठीक है, देखिए इस क्लास में हम क्या बात करने वाले, इस क्लास में सबसे पहले बात करेंगे कि परीक्षा में प्रश्न कैसे बनता है, संधि से किस तरीके का प्रश्न आता है। ठीक है। दूसरा ये बात करेंगे कि इसमें संधि का क्या परिभाषा है, प्रकार क्या है, और हम कैसे एक बार में देखने के बाद ये समझ जाएं कि अच्छा ये संधि है। यानी हम इसमें ट्रिक की भी बात करेंगे कुछ। और तीसरा ये आपसे ये गुजारिश है कि आप क्लास थोड़ी सी अगर लंबी हो जाए, चूँकि इसमें तीनों को देखेंगे हम तो लंबी हो सकती है, तो आप थोड़ा सा इसका स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं, है ना। चलिए मैं आज इस समस्या का हल इस क्लास में हम लोग मिलकर करने वाले हैं कि कई बार आपने इसके पहले कई बार आपने पढ़ा होगा संधि को, बट कई बार समझ में नहीं आया होगा। आने के बाद भी कई बार आप भूल गए होंगे। हमारी कोशिश इस क्लास में ये रहेगी कि हम इन चीज़ों को आज ख़त्म करेंगे, बहुत आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। गला क्यों नहीं फंस रहा है ऐसे पता यार। आइए देखते हैं पावक का संधि विच्छेद होगा। सवाल नंबर 1 है और देखिए कैसा इसका पैटर्न है। पहले एक शब्द दे दिया, अब इसका विच्छेद यहाँ पर पूछ रहा है ना। तो देखिए प प्लस अक, प प्लस अक, पे प्लस यक, प प्लस अक। इन चारों में से आपको ये बताना है कि कौन सा इसका सही आंसर होगा। देखिए पाव में आओ, यहाँ पर पाव आओ, बीच में यहाँ पर देखिएगा जब भी व आए, ठीक है, व य, ठीक है, या फिर र रहे, इस तरीके का रहे, अगर इस तरीके का वर्ड मिल जाए, र मतलब यहाँ पर रेफ रहेगा, र मतलब रेफ, ठीक, ये ध्यान रखना है। खासकर ये याद रखना, वो अगर यह आए सिंगल में आए या उस पर कोई मात्रा भी रहे, सिंगल मात्रा 2 मात्रा रहे लेकिन वो रहे, तब ऐसे में आपको सीधे चले जाना है। यहाँ पर यहाँ पर पाव है, आओ, तो यहाँ पर ये समझना है कि इसका आंसर डी हो जाएगा। ये किस में आ जाएगा, आपका यण संधि में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, पाव आओ, ठीक है। अच्छा यहाँ पर पाव है ना, तो ये अगर इस तरीके का रहे तो यहाँ पर अयादी संधि हो जाएगा, अयादी संधि। यही आपको ध्यान रखना है। अगर वो यह मिले लेकिन इसमें मात्रा देखना कि आओ, तो आओ लगा है या आओ लगा है, अय लगा है, इस तरीके का अगर आएगा पाव तो ये सीधे अयादी में चला जाना है। खैर हम आगे ये सब देखेंगे। यानी एक इस तरीके का प्रश्न पूछता है। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल आपका है, दूसरा सवाल में आपका पूछ रहा है कि शे प्लस अन पदों की संधि है। मैं बता दूं कि ये दूसरे तरीके का प्रश्न है। इस तरीके से एक शब्द देगा और फिर दूसरा पहले से विच्छेद कर दिया है और तब पूछ रहा है कि संधि बताइए। तो देखिए शायन, शयन, शअन और शयन, ये 4 ऑप्शन है और इसमें से आपको आंसर करना है। शे प्लस अन, तो ध्यान देने की बात है, पहला जो पद है ना, ये पहला पद, ये दूसरा पद, तो ये पहला पद में देखिए कि ए जुड़ा हुआ है, यहाँ पर ए है ना, ए प्लस इसमें से ए का जो ये मात्रा, ये बाहर निकालिए ए और फिर अ, तो जब ए में अ मिलता है तो क्या हो जाता है, अय हो जाता है, अय, है ना। ये किस में है, ये भी किसका उदाहरण है, आपका अयादी का है, अयादी स्वर संधि का है, अयादी स्वर संधि होता है उसका ये उदाहरण है। तो जब ये मिलता है अय, यहाँ पर देखिए अय कहाँ मिला है, यहाँ पर शाय, आय आ रहा है, तो ये तो होगा नहीं, शाय तो ये तो होगा नहीं, है ना। ये भी काट दिए, शयन नहीं होगा, सन, ये दोनों पहले ही आपको काट लेना है, एलिमिनेट कर देना है फटाक से। डी में देखिए शय, इसमें शय का ये अय, इसमें अय आ रहा है ना, तो यही आपका आंसर हो जाएगा डी। दूसरे नंबर का प्रश्न देखें, इस तरीके का प्रश्न पूछता है। तीसरे नंबर पर देखते हैं, और तीसरे नंबर में प्रश्न कुछ अलग पूछता है। यानी पहले दे देगा कि गुण स्वर संधि, या पूछेगा दीर्घ, कोई भी पूछेगा, नाम दे देगा वर्गीकरण किसी संधि का, एक वर्गीकृत रूप दे देगा और सीधे ऑप्शन में दिए गए शब्दों से पूछेगा बताइए है कौन से। तो इसमें देखिए गुण स्वर क्या है, इसमें महेंद्र, यद्यपि, महेंद्र और पृथ्वीश, इन चारों में से आपको बताना है। तो देखिए यदि जोड़ अपि, ये जो होगा
ये तो यह क्या है आपका, यदि जोड़ अपि, यद्य, इस तरीके का जब भी दे देगा ना ये वाला, तो ये आपका गुड़ में चला जाएगा। ठीक है, गुड़ में। महेंद्र नहीं होगा, पृथ्वीश नहीं होगा, सीधे महेंद्र आएगा, ई आंसर हो जाएगा। कैसे होगा, महा, महा प्लस इंद्र। तो जब आ में ई जोड़ता है, आ में, ठीक है ध्यान दीजिएगा, या यहाँ पे आ, यहाँ पे आ में जब हर्षई दीर्घई जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, ये दीर्घई लिखा गया पहले, यहाँ पर मानेगा हर्षई है। ठीक है, जब ये जुड़ता है तो क्या आ जाता है, ए हो जाता है। हर्षौ दुर्गौ में जब जुड़ता है, ठीक है, हर्षौ दुर्गौ में कोई अया में जब हर्षौ दुर्गौ जुड़ता है तो वो ओ हो जाता है। आगे हम देखेंगे सब कुछ। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। इस क्लास में आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा क्योंकि ये क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है, चूँकि तीनों को पढ़ना है और तीनों में समय जाएगा ही जाएगा। यूट्यूब पे बहुत सारे सर बताते हैं कि कैसे समझे ट्रिक में 5 मिनट में। मैं बताता हूँ कोई भी शिक्षक 5 मिनट में कुछ भी नहीं बता सकता है, बस आपको थोड़ा सा बता सकता है उसका तरीका, लेकिन वो कोई प्रभावी नहीं होता है। कुछ दिनों के बाद आप निश्चित रूप से भूलना ही भूलना है ना। तो इसलिए थोड़ा सा विस्तृत रूप में पढ़िएगा, बढ़िया से पढ़िए। और आप इसका नोट्स खुद बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लगा लीजिएगा, अपना नोट्स बनाइएगा। निम्न में से कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है, या तो पूछते स्वर संधि का उदाहरण, या फिर व्यंजन संधि का, या फिर विसर्ग संधि का। ये चौथे नंबर का प्रश्न है। महेंद्र, यद्यपि, महेंद्र, यशोदा, ये तीनों आपका नहीं होगा। यशोदा विसर्ग में होती, विसर्ग किसको बोलते हैं, इसको विसर्ग बोलते हैं। इसको तोड़िए, यश, ठीक है, यशः प्लस दा होता है इसका। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा डी। यशोदा का, यशोदा क्या है, विसर्ग संधि है। अब आइए 5 नंबर में देखिए, उद्योग शब्द का संधि विच्छेद है। उद्योग, ध्यान से देखिए, उद प्लस योग, उत प्लस योग, व प्लस योग, दुर्योग, उद प्लस योग। कई बार सवाल, मान लीजिए आपको परीक्षा में आपको इसका आंसर मालूम ही नहीं है, आप परिभाषा भी नहीं जानते, नियम कानून भी नहीं जानते, कैसे देख के इसको हल करेंगे आप। ये ऐसा सवाल है ना जिसको देखते ही आप हल कर सकते हैं। जैसे देखिए, 1 मिनट ही क्या निकल के आ गया। जैसे इस तरीके का जब भी आपको प्रश्न अगर मिल जाए तो ध्यान देने की बात है कि जो लास्ट में है ना, ये लास्ट में जो है, ये पहले नंबर तो आप जानिए कि व्यंजन संधि है, पकड़ लेना है कि व्यंजन संधि है। कितना, 1 2 3 4 अक्षर में कहीं अ का मात्रा आया है, स्वर संधि का इस दोनों के बीच में कहीं आया है, नहीं आया है, द आया है। जब भी आधा कोई वर्ण है ना, कोई भी वर्ण आधा है तो सीधे आपको बीच में रहे और पकड़ लेना को क्या है, वो आपका व्यंजन संधि है। कभी भी अगर आधा वर्ण मिल जाए कोई, यहाँ पर आधा क्या है, द है, तो ये क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि। पहला ये पकड़ने का तरीका। दूसरा, अंतिम जितना भी उसका अंतिम जो पद होता है जिससे कुछ मीनिंग निकलना चाहिए, ठीक है, मीनिंग निकलना चाहिए। जैसे योग, उद्योग, योग इसमें है ना, स्पष्ट एक शब्द मिल रहा है योग, तो योग यहाँ ध्यान दीजिए कहाँ है, योग यहाँ भी है, यहाँ भी, दुर्योग यहाँ पे, दुर्योग, तो योग हटा देना, ये नहीं होगा, इसको पहले काटे। 3 ऑप्शन में ये बचा हुआ है। अब पहला याद रखिएगा, जो ये पहला पद जो है इसको तोड़िए, उद्योग, उद योग, 2 बन रहा पद, उद। तो उद देखिए, जब भी व्यंजन संधि में होता है ना, कभी भी संधि जब किया जाता है, जब उसको हम विच्छेद करते हैं तो जो पद है ना, बीच वाला जो अक्षर वर्ण है, अक्षर मैं बोल रहा हूँ, ये वर्ण जो है वो वही सेम नहीं रहता है, बदल जाता है, वो रहना नहीं चाहिए। यानी उद है तो उद इसमें नहीं रहना। ऑप्शन में देखिए उद है, ये गलत, हटा दीजिए, उद अलग इसको रखिए। वह तो बिल्कुल नहीं बदल दिया है, होगा ही नहीं। उद यहाँ भी, यह भी काट दिए, एक ही बच रहा है उत, यानी बी आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ चीज? यानी पहला पद कभी वो रहेगा ही नहीं रहेगा इसका, यानी जो इसमें का पहला पद का जो अंतिम अक्षर होगा, उद का अंतिम अक्षर द है, आधा द हलंत, तो द नहीं रहेगा, वो दूसरा कोई वर्ण रहेगा, है ना। जैसे दूसरा वर्ण क्या है, यहाँ पर त है। आंसर ऐसे आप पकड़ के निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ? ये आपका सारा ट्रिक समझिए किस तरीके से है। अब बात करते हैं यहाँ पर संधि क्या है, उसका वर्गीकरण क्या है, फिर हम परिभाषा एक जगह देख लेंगे और याद क्या रखना है आपको उस पर बात करूँगा मैं, और फिर हम देखेंगे आगे प्रश्नों को। फिर देखिए संधि क्या है, यहाँ पर सारे 6 नंबर रखिएगा, 5 नंबर हो गए, यहाँ पर समझिए कि 6 नंबर की क्लास है हमारी। संधि, जब 2 वर्ण आपस में मिलकर एक नए वर्ण का निर्माण करते हैं तब उनका आपस में मिलन ही क्या होता है, संधि कहलाता है। जब 2 वर्ण आपस में मिलते हैं और फिर नए वर्ण, किसी वर्ण का निर्माण करते हैं, यो जो मिलना ही संधि है,
दोनों का आपस में मिलना ही क्या है, संधि। संधि का मतलब ही होता है जोड़, जुड़ाव, लगाव। संधि हुआ, दो देशों में संधि हुई किसी चीज़ पर, यानी संधि मतलब जोड़, ये समझना है। नोट, दो वर्णों का मिलाप दो सार्थक शब्दों के बीच, यानी दो सार्थक शब्द, यहाँ पर शब्द की जगह पद कर दीजिए, ठीक है, पद होगा यहाँ पर, ठीक है, दो सार्थक पदों के बीच ही होती है, शब्द नहीं होगा, पद होगा। देखिए ये नोट में रखना है, कैसे समझना है हमको, दो वर्णों का जो मिलाप हो दो सार्थक पदों के बीच ही होता है। अब ये देखते हैं संधि के भेद तीन होता है, आपको पहले से मालूम है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि की परिभाषा क्या है, जब दो स्वर आपस में मिलकर एक दूसरे स्वर का निर्माण करते हैं, स्वर संधि कहलाते हैं। समझ गए कैसे, मतलब क्या इसका मतलब है, अगर अ में कोई भी ये, अगर हम अ में आ मिलाते हैं तो क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, यानी एक बड़ा रूप हो गया आ का, एक नया वर्ण या दूसरा वर्ण बनता ही बनता है इसमें, है ना, स्वर में। और क्या रहेगा, वो स्वर ही रहेगा, ये भी ध्यान रखना है। दूसरे स्वर का, यहाँ पर स्वर, दूसरे स्वर का निर्माण करेंगे, स्वर ही रहेगा, कोई दूसरा नहीं होगा। आइए नोट, स्वर संधि में केवल दो स्वर ही आपस में मेल करते हैं, दो स्वर ही मेल करेंगे इसमें, ठीक है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, आप जानते हैं कौन कौन सा, आइए देख लेते हैं। इस चार्ट को करना क्या है ना, इस चार्ट को आप स्क्रीनशॉट लगा लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है और मैंने एक जगह पे ही सारे को सारे इस तरीके से एडिट करके बना दिया है। देखिए आप जानते हैं पहला दीर्घ स्वर होता है, फिर गुण होता है, फिर वृद्धि होता है, यण, अयादि स्वर संधि होता है। हम अच्छा इस चार्ट में जो भी देख रहे हैं येलो कलर से मैंने हाईलाइट किया है, क्यों, क्योंकि आपको ट्रिक बताना है मुझे कि कैसे आपको याद रखना है। दूसरी बात मैं आपसे कह रहा हूँ, कोई भी टीचर ये कहे कि मैं आपको ट्रिक के माध्यम से पढ़ा दूंगा कि आप ज़िंदगी भर भूलेंगे नहीं, कोई भी कहे तो ये मुझे लगता है कि ये गलत चीज़ है, एक तरह से आपको झांसा देने की, उलझाने की बात कही जानी है। देखिए कैसे, अगर आपको ये मालूम ही नहीं होगा कि स्वर संधि के 5 भेद होता है तो आप कैसे ट्रिक लगा पाइएगा। कम से कम मेरा कुल मिलाकर यही कहना है कि आपको इतना याद ज़रूर रखना है किसी हाल में कि आप ये जानें कि किसका क्या वर्गीकरण है, उसका नाम क्या है। दीर्घ स्वर संधि अगर मालूम ही नहीं कि दीर्घ स्वर संधि भी होता है, स्वर का एक पार्ट होता है, तो आप ट्रिक कैसे लगाइएगा, कैसे पता करिएगा, ये क्लियर। तो आपको कम से कम इतना तो याद रखना ही रखना है, किसी हाल में याद भी होगा। बट आइए हम देखते हैं क्या इसका सूत्र क्या होता है। दीर्घ स्वर संधि में होता है क्या है, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, यानी एक ही जाति का उसमें से बड़ा रूप होना चाहिए। कैसे, आप जानते हैं कि अ होता है छोटा रूप, उसका बड़ा रूप आ होता है। ह्रस्वई क्या होता है, छोटा रूप होता है, उसका बड़ा रूप क्या होता है, दीर्घई ई होता है। ह्रस्व जो होता है छोटा रूप है, उसका दीर्घऊ जो है बड़ा रूप होता है। तो दीर्घ में क्या होता है, हमेशा बड़ा रूप रहेगा, आ ई उ, ये जहाँ भी दिखे ये मात्रा, तो आपको समझना है कि दीर्घ स्वर है, यही आपके लिए ट्रिक है। दीर्घ मतलब बड़ा स्वर, और स्वर तो पहले से लगा है, तो स्वर का मतलब स्वर समझ गए, स्वर ही में रहना है, लेकिन दीर्घ स्वर की यही 3 दीर्घ स्वर होता है। और मैं बताता हूँ कि वर्ण को लेकर एक हमारी क्लास हो चुकी है, सबसे पहली क्लास व्याकरण के रूप में संपूर्ण हिंदी व्याकरण के नाम से, प्लेलिस्ट में जाकर चेक करिएगा, उसमें अगर आप जाइएगा तो मैंने स्वर संधि को पढ़ाया हुआ है, वहाँ अगर वो चीज़ समझेंगे तो ये भी थोड़ा सा आसान हो जाएगा। देखिए आ में जब आ ही मिलता है, कोई भी मिले, या अ में अ मिले, आ में आ मिले, अ में आ मिले, आ में अ मिले, कोई भी मिले, चारों 4 बार में मिले, यही आ हो जाए उसका बड़ा रूप। ये भी चारों एक दूसरे से मेहर फेर करके मिले तो ई हो जाएगा। ऊ में ऊ मिले, फिर ऊ में ऊ मिले, ऊ में ऊ मिले, ऊ में ऊ मिले, तो क्या हो जाएगा, ऊ ही हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर इसका यही ध्यान में रखना है कि दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, और बड़ा तीर ही होना चाहिए, यानी आ ई ऊ, यही 3 याद रखना है। मात्रा के यहाँ पर देखिए, आ का मात्रा ये होता है, ई का मात्रा दीर्घई वाला ये होता है, ऊ का मात्रा ये होता है। ये अगर कहीं भी वर्ड में, शब्द में मिल गया लगा हुआ, तो सीधे दीर्घ पकड़ लेना है। जैसे देखिए शिवालय, शिवालय का 2 इसमें देखिए सिनोम है, सिनोनिम क्या है इसमें, 2 है। तोड़िए इसको, 2 पद बताइए इसमें को कितना पद है, शिवालय, शिव आलय, आलय शिव आलय, 2 पद हैं, तो शिव अलग आलय, बीच में कौन सा अक्षर वर्ण आ रहा है, वाह, यहाँ पर वाह आ रहा है, तो वाह में कौन सा मात्रा लगा हो, देखिए कौन सा मात्रा लगा हुआ है यहाँ पे, आ, यानी
आपको ऐसे ही पकड़ लेंगे क्या है, दीर्घ है। हमेशा वा रहेगा, वा रहेगा, व वी रहेगा। इसमें भी देखिए दीर्घ की मात्रा लगा है ना, इसमें मात्रा क्या है, दीर्घ लगा हुआ है। इसमें मात्रा क्या है, ऊ लगा हुआ है। तो ऐसे ही पकड़ लेना है कि ये क्या है, दीर्घ है। ठीक है। अब इसका देखिए गुण में क्या होता है कि गुण में जो भी होता है ए ओ और, ये तीन अगर याद रखना, सीधे ट्रिक के रूप में याद रखिए आपको कि ए ओ अर गुण, ए क्या है, ए ओ अर गुण। अच्छा ये बनती कैसे, ये देख लीजिए। मैंने दोनों तरह का कर रखा है कि जब बनाना हो तो आपको ये सूत्र याद रखना है, और नहीं तो पहचान करना है तो केवल इतना याद रखना है, दोनों चीज़। अ आ हर्षय दीर्घई में जब मिलता है, इसमें से देखिए अ या के बाद हर्षय दीर्घई आए, या तो अ या के बाद ये हर्षई आए या दीर्घई आए तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अ रहे या फिर आ रहे, उसके बाद जब ऊ आए या फिर ऊ आए तो ओ हो जाता है। इतना याद रखिए कि अ या के बाद ई ए में बदल जाता है, ऊ ओ में बदल जाता है, और री अर में बदल जाता है। यानी इसका ए का मात्रा ये होता है, आप जानते हैं। ओ का मात्रा ये ओ होता है, पीछे वाला इसमें लगा है ना वही हो जाता है। और अर का मात्रा हो जाता है ये रेफ, रेफ होता है। ठीक है, ये याद रखना रेफ। तो यहाँ पर देखिए इस शब्द को पकड़िए, महेश में क्या है, महेश, मह एश, मह म ह एश। यहाँ पर देखिए एक मात्रा ए का लगा है। जब इस तरीके का ए स्वर देखना पहले क्या है, ए है, तो ए आप जानते हैं किस में आ जाता है, गुण में आ जाता है। ए यानी गुण, याद रखें, ए मतलब गुण। यहाँ पर क्या लगा हुआ है, सूर्यो, ओ मतलब ओ, यहाँ पर ओ मतलब गुण, ओ मतलब गुण। सूर्य और उदय दोनों को अलग करिए, सूर्य और उदय को अलग करिए तो बीच में क्या बच जाता है, ऊ बच जाता है। ठीक है। महिर्ष क्या है, महर्षि, तो मह एक हो गया, और महर्षि इसको अलग कहते हैं, महर्षि। तो यहाँ हर रेफ, रेफ जहाँ दिख जाएगा सीधे पकड़ लेना है, क्या हो जाएगा आपका, ये गुण हो जाएगा। ये आपको याद रखना ट्रिक, कम से कम इतना तो आपको याद रखना पड़ेगा कि वृद्धि में क्या आता है। वृद्धि में देखिए अ ही रहेगा। ठीक है, पहला पद के अंतिम जो वर्ण होता है अ रहेगा, आ कोई रहे, लेकिन उसके बाद ए आए तो अय हो जाएगा। वृद्धि में, वृद्धि मतलब बढ़ेगा, वृद्धि का मतलब बढ़ना। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए दीर्घ में बड़ा होगा, यानी उसी जाति का बड़ा लड़का, वही आ में बड़ा लड़का कौन है, आ है। ई में बड़ा लड़की कौन सी है, ई है। ऊ में बड़ा लड़का कौन सा है, ऊ है, यानी वो बड़ा है। लेकिन वृद्धि में क्या हो, वही जो है ना, अब आ ई ऊ क्या अब बढ़ गए हैं, वृद्धि कर गए। तो वृद्धि क्या कर गए भाई, अय हो जाएंगे, औ हो जाएंगे। बस यही याद रखना है आपको। ए अय रहेगा, दोनों एक ही जाति का है, ओ औ दोनों एक ही जाति का है, लेकिन ये बड़ा हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यही याद रखना। ठीक है, वृद्धि में अय और औ, क्लियर। इसका मात्रा ये है और इसका मात्रा ये है। एकाएक, एकाएक में देखिए आय के मात्रा, इसमें दो आय में दो चिन्ह दिख जाएगा, तो यानी क्या हो जाएगा, अय का मात्रा हो जाएगा। जब अय का मात्रा होगा तो सीधे पकड़ लेना क्या होगा, वृद्धि हो गया है। पहले ए था, पहले ए को इस तरीके का एक एकले था, अब इसमें वृद्धि होकर दो गो एकले हो गया है ना। तो ऐसे भी आपको याद रखना, यही आपके लिए समझिएगा ट्रिक है वृद्धि में। यण में यण स्वर संधि में देखिए, अब देखिए अभी तक हमने अ आ की दोनों की बात की, गुण में दोनों में, वृद्धि में अ आ की बात की, लेकिन यण में क्या बात करना है। यण में देखिए य अण लगा है, य याद रखना है, ये ट्रिक है आपके लिए कि य। अब कैसे य का क्या मैं कहने वाला हूँ, देखिए हर्षई और दीर्घई, हर्षौ दीर्घौ, ठीक है, हर्षौ दीर्घौ और री, अगर ये तीनों रहे है ना, यही वाला ध्यान दीजिए। यहाँ पर गुण में जो जुड़ रहा है हर्षई दीर्घई, हर्षौ दीर्घौ और री, अब इसी में ध्यान देने की मेरे ज़रूरत है मेरे भाई, कि इसी में अगर कोई भीन स्वर आ जाए, कोई भीन स्वर आ जाए, कोई भी भीन स्वर, तो हर्षई दीर्घई का क्या हो जाएगा, य हो जाएगा। हर्षौ दीर्घौ का व हो जाएगा और री का र हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर आपको याद रखना है कि यण में य र ल व रहना चाहिए, य र व, यही याद रखना है। ये आसान है। यण मतलब य यहाँ पर लगा है, य र ल व, वही य र व, तीनों यही याद रखना है। यद्यपि, अच्छा एक वर्ड मान लें हम दे दिए आपको यद्यपि, कैसे पकड़िएगा कि यण है, देखिए यद अलग करिए, अपि अलग करिए, यद्य, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यद्य की क्या है, यहाँ पर क्या है, यह है, तो यह क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। वह देखिए यहाँ पर सीधे इस शब्द में वह आया है, आप जानते हैं कि यण में वह होता है, सीधे आंसर यह हो जाएगा। अत्युत्तम, अत्युत्तम में यह यहाँ पर आया है और ऊ का मात्रा लगा हुआ है,
तो यह क्या हो जाएगा, यण का परिभाषा, यण में आ जाएगा, यण संधि आ जाएगा। स्वागत में वाह आया है, वाह में देखिए वह है तो वह यानी यण हो जाएगा, ऐसे पकड़ लेना है, ठीक है, कोई दिक्कत। बाकी आइए इधर 5 नंबर में देखते हैं अयादी स्वर संधि। ए, अब यहाँ पर यहाँ तक देख लिए, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, यही वाला ए ओ पढ़ते हैं ना, ए ऐ ओ औ, है ठीक है। अब इसी में ए में कोई भिन्न स्वर मिले तो एक ऐ में कोई भिन्न स्वर मिले तो आय, यही ऐ में फिर एक मात्रा बढ़ जा रहा है, जैसे ए का बड़ा रूप वृद्धि रूप क्या है, ऐ है, तो यहाँ पर ऐ यहाँ पर हुआ तो आय हो जाएगा। ओ में कोई भिन्न स्वर मिले तो औ, और फिर यहाँ पे औ में कोई भिन्न स्वर मिले तो आव हो जाएगा। क्लियर हो रहा है चीज़। अब अच्छा ये ध्यान देने की बात यहाँ पर देखिए, य भी लास्ट में, य और व, यही य वो हम किस में पढ़ रहे हैं, गुड़ में भी पढ़ रहे हैं, लेकिन चेंज क्यों हो गया, क्योंकि ये हर्षई दीर्घ है, हर्षई दीर्घ हुआ है, लेकिन यहाँ पर ए है और अ है, ये वृद्धि किया हुआ रूप है, तो सीधे मिलाकर क्या हो जाएगा, अ आय औ आओ, यही 4 को याद रखने, यानी कुछ नहीं याद रख सकते तो इतने याद रखिए कि अय आय औ आओ, जब भी ये मात्रा झलके किसी शब्द में तो समझ लेना है कि अयादि। अ यहाँ पर ध्यान रखिए कि अय लगा हुआ है, तो अय जब भी मिल जाए तो आपको यहीं पर पकड़ लेना है कि अय, यही अय यानी अयादि, अय यानी अयादि, य यानी यण, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़े, जैसे देखिए नयन, नय अय, नय अय, अय सीधे पकड़ा गया। यहाँ भी अब कहेंगे कि सर अभी तो आप बताएं कि यहाँ जहाँ भी य मिलेगा आप सीधे पकड़ लें कि यण हो जाएगा, लेकिन आप देखिएगा यहाँ पर नय अय, तो अय भी तो यह बताया कि जब भी अय अय या फिर अय का बड़ा रूप आय हो जाएगा, औ अगर आय औ का बड़ा रूप आओ हो जाएगा, तो जब ये भाव झलके इसमें तो सीधे पकड़ लेने का अयादि। समझ गए, क्लियर। यहाँ तक इस चार्ट को स्क्रीनशॉट लगा लीजिए, मेन यही है आपका स्वर संधि। और बस ये पीला में जो मैंने बताया इसको कम से कम याद रखना है आपको, और इसके अकॉर्डिंग ही आप किसी भी आंसर कर सकते हैं सवाल का। अब देखिए यहाँ पर सवाल अब आ गया, 6ठा नंबर देखते हैं। सवाल है अत्युत्तम शब्द का संधि विच्छेद करना है, विच्छेद करिए। आ प्लस उत्तम, अति प्लस उत्तम, अत्यु प्लस उत्तम, अति प्लस उत्तम, ये चारों में ध्यान देने के बाद, उत्तम तो सब में लगा है, ठीक है। मैंने बताया कोई भी शब्द को पहले उसको अलग करिए, पद उसका अलग करिए। अत्य शुद्ध पद नहीं करिए, अलग गलत ही पद करिए पहले। अत्य, अत्य हो ना, यहाँ पर अत्य निकालिए, और यहाँ पर ऊ है तो इसका ऊ बाहर निकालिए। उत्तम, यहाँ तो उत्तम देखिए तो सब में उत्तम मिल गया, यहाँ पर अत्य निकाले थे आप, अत्य, ठीक है, अत्य निकाले थे, तो अत्य देखिए यहाँ पर है, काटिए पहले इसको, खत्म करिए। अति लगा हुआ है ना, यहाँ पर अति है, अच्छा ठीक है। अत्यु यहाँ पर लगा है, तो मैंने बताया कि जब भी होगा ना ये पूरा का पूरा नहीं होगा, पहला पद पूरा का पूरा हु बहू नहीं होगा, चेंज होगा, तो ये तो पहला अत्यु को इसको भी काट दीजिए। और अति यहाँ पर देखिए ध्यान से, और अति 2 को मिल गया, जब 2 मिल गया तो समझिए कि दोनों तो अति है, अति है, अति ही होना चाहिए, लेकिन होगा कौन, यहाँ पर तो मात्रा दीर्घ ही दे दिया है, ये दीर्घई मात्रा दे दिया, यहाँ पर ह्रस्वई मात्रा दी है। तो मैं बता दूं कि संधि विच्छेद में कभी भी याद रखिएगा 2 चीज़, जब भी होगा पहला पद में जो भी कोई भी मात्रा लगेगा ना, वो ज़्यादातर क्या होगा, ह्रस्वई मात्रा होगा, यानी छोटी वाली मात्रा होगी, ये वाली मात्रा होगी, ये हमेशा याद रखना। ऊ भी होगा तो ये छोटी वाली होगी, ज़्यादातर यही आपको याद रखना है। तो अति यहाँ तो बड़ी मात्रा लगती है, तो ये तो होगा नहीं, ये भी काट दीजिए, आंसर आपका डी हो जाएगा। मैं बताया कि आपको परिभाषा नहीं मालूम है मेरे भाई, कुछ भी नहीं मालूम है, ये ट्रिक मैंने बताया कैसे पहचानेंगे ये बताया, क्लियर। लेकिन अब यहाँ पे आपने पढ़ा है कि जब अति में, अब हम जानते हैं कि अतियु यह कब आता है, जब ह्रस्वई या दीर्घई में कोई भिन्न स्वर मिले तो ह्रस्वई दीर्घई का क्या हो जाता है, यह हो जाता है, ठीक है। ह्रस्व दीर्घऊ का क्या हो जाता है, ह्रस्व दीर्घऊ का क्या हो जाता है, कोई भिन्न स्वर यहाँ पर मिले तो क्या हो जाता है, वह हो जाता है। तो यह तो यहाँ मिला, यानी ह्रस्व दीर्घई कहाँ है, यहाँ 2 में है, इसी में बी में और डी में है, तो इसमें मिला। लेकिन आपको हमेशा याद रखना है कि छोटी मात्रा ही रहेगी, तो ये इसका अति उत्तम, ऐसे भी आपको मालूम है, आप कई बार पढ़े हो तो आपको याद ही है, अति उत्तम, अति प्लस उत्तम, महाशय, महाशध और महौषध,
आप सीधे पकड़ लेंगे, महा आ में औ मिला है तो औ हो जाएगा, सीधे हो जाएगा डी आंसर। महौषध, महौषध नहीं होगा, ठीक है। बड़ा रूप यहाँ पर पहले ही दिख रहा है, आ में औ मिल रहा है, तो जब आ में औ मिले, ठीक है, जब आ में औ मिले तो औ ही इसका ये महौषध हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। ये बहुत सिंपल आसान है, वैसे पहले से आप भी जानते होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 8 नंबर। भावुक का संधि विच्छेद होगा, भावुक का संधि विच्छेद होगा भ प्लस उक, में प्लस यक, भ प्लस यक, ठीक है, भू प्लस एक। संधि विच्छेद थोड़ा सा है, ये संधि विच्छेद और समास, समास तो इससे थोड़ा सा आसान है, संधि विच्छेद में थोड़ा सा रहता है टॉप, दिमाग घुमा देता है, एक ही चीज़ को बार बार कन्फ्यूज हो जाता है आदमी। देखिए भाव, तो भावुक में देखिए भाव, आओ, आओ आ रहा है, अब आओ किस में आप पढ़े हैं, आओ अयादि में पढ़े हैं, आओ या औ रहे या आओ रहे, अयादि सीधे ऐसे ही पकड़ा आ जाएगा, अ या दी, अयादि स्वर संधि में, अयादि में आता है, ठीक है। आओ तब होता है जब औ में कोई भिन्न स्वर मिलता है तो क्या हो जाता है, इसका आओ होता है। तो औ इसमें कहाँ है, पहला पद में भव है और बाकी में किसी में नहीं है, में है, तो में तो पहले ही काट देना है। भू है, ई होगा नहीं, भू जब रहेगा तो क्या हो जाएगा, भू रहे तो, भू जब ओ रहता है तो क्या हो जाता है, औ हो जाता है। और यहाँ दिया है औ नहीं दिया है, आओ दिया है, ये मात्रा बढ़ा हुआ है, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, पकड़ने के लिए यही सब है, छोटी छोटी बातें हैं जो आती रहेंगी बीच बीच में, उसी के अनुसार आपको दिमाग में सेट करते जाना है। संधि, संधि का सामान्य अर्थ क्या होता है, शामिल, हासिल, जवाब, मिल। ये देखिए मेल आप बार बार पढ़ते हैं दो वर्णों के मेल से, है ना, मैंने यहाँ पर आगे में मेल मिलाकर या मिलकर मैंने लिखा हुआ, मेल आ जाए, ठीक है, या संधि या मेल आ जाए या योग आ जाए तो एक ही बात हो जाएगी, मिलाप आ जाए, मिलने से आ जाए, कोई घबराने की बात नहीं है, डी आंसर दे देना है आपको, यानी सब मिलाकर जुड़ने की बात कही जानी चाहिए उसमें। 11 नंबर प्रश्न में, महाशय शब्द का संधि विच्छेद क्या है, महाशय, महा प्लस आशय, महाशय, ये महाशय थोड़ी होता है, महाशय के आप जानते हैं महा प्लस आशय होना चाहिए, तो ये आंसर आप देख के ही मार सकते हैं इसको, है ना, महाशय। अब कैसे की हो जाए, ये तो काट देना है, महाशय ये कभी देखिए, और याद रखिएगा हमेशा जब भी आप विच्छेद करिएगा ना, विच्छेद में याद रखना है कि जो अंतिम पद है, खासकर अंतिम पद से कोई ना कोई स्पष्ट अर्थ निकलना चाहिए, सार्थक अर्थ देने वाला होना चाहिए, हमने परिभाषा भी वही देखा। यहाँ पर हाशय दे रहा है, हाशय कोई सार्थक अर्थ नहीं, यह भी कोई नहीं दे रहा है, शय, महाशय, ठीक है, शय ये भी नहीं होगा, यहाँ पे आशय एक सार्थक अर्थ, पूर्ण सार्थक अर्थ दे रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मैं आपको नियम कानून के अनुसार ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि पहचान के अनुसार कैसे पहचाने, उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ, यानी कुल मिलाकर कहूँ तो हम छोटी छोटी बातों को लेकर ट्रिक जिसे आप कह सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग करना चाहें तो। संधि में किन का युग होता है, 2 वर्षों का, 2 पदों का, 2 स्वरों का, 2 शब्दों का, कौन सा है आप जानते हैं। देखिए शब्द दिया हुआ है तो आप जानते हैं कि 2 शब्द होता है, लेकिन नहीं, जब भी संधि में क्या होता है, 2 पद का होता है, 2 पद का होता है। अच्छा पद का मतलब आप पता नहीं जानते हैं कि नहीं, पद और शब्द का दोनों का मतलब एक ही होता है, पद कहिए या शब्द कहिए दोनों का मतलब एक ही होता है, लेकिन शब्द ही क्या होता है, शब्द ही पद होता है, लेकिन उपयोग के अनुसार इसका अर्थ बदल जाता है। जैसे शब्द कोई हमने, जैसे यहाँ पर बोले शब्द आपने बोला महोदय मान लीजिएगा, ठीक है, महोदय, महोदय शब्द मान लीजिए है, तो यहाँ पर क्या है, ये शब्द महोदय में क्या है, महा प्लस उदय में क्या है, इसमें 2 पद लगा हुआ है, ये महोदय अभी क्या है, पद है, ये जितने भी शब्द दिख रहे हैं क्या है, शब्द हैं, लेकिन अभी क्या है, ये एक वाक्य में बद्ध हैं, ये एक दूसरे पर निर्भर हैं, क्या स्पष्ट अर्थ देने में, कोई अर्थ देने के लिए एक दूसरे पर जब ये निर्भर हो जाते हैं शब्द, तो ये क्या कहलाते हैं, पद हो जाते हैं। और जब ये स्वतंत्र है, केवल संधि हम बोलते हैं, संधि केवल बोलने से क्या हुआ, ये स्वतंत्र शब्द कहलाएगा, क्या कहलाएगा, शब्द, लेकिन संधि देखिए वाक्य में यूज हो गया तो क्या यह हो गया, ये पद हो गया, यही अंतर है बस, शब्द ही पद हो जाता है जब वो किसी न किसी रूप में वो उपयोग होता है किसी वाक्य में, पदबंध में। तो अब महोदय में क्या है, 2 पद, इसमें अलग करिए, महा प्लस उदय,
उदय, ठीक है। महा प्लस उदय में ध्यान देने की बात है, एक पदीय एक पदीय, ये शब्द नहीं है, क्योंकि अभी क्या है, अभी प्लस में जुड़ा हुआ है, विच्छेद में एक पदबंध बना दिया है, इस रूप में देखना है, अभी विच्छेदित रूप में अभी, तो दोनों का अर्थ स्पष्ट है। ये भी शब्द है, ये भी शब्द है, लेकिन जब महोदय एक प्लस में है तो ये पद हो गया। पता नहीं आप समझ रहे हैं कि नहीं चीज़ों को। जब केवल महा बोला जाता तो शब्द होता, लेकिन उदय का साथ महा आया है। 13 नंबर देखते हैं, स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। स्वार्थ का सुजोड़ अर्थ होता है, यही पहले ही आंसर हो जाएगा। देखिए कभी अब, अच्छा ये मैंने बता दिया सु कैसे हो जाए, ठीक है, हटाओ भूल जाओ आप। पहले तो स्वार्थ अर्थ निकल रहा है, एक अर्थ अंतिम पद में देखिए समय अर्थ दिया है। ये पिछला जो है पद, जो बाद की पद है, बाद का जो पद है वो सही है, क्लियर। अब हमें पहला पद देखना है। स्वार्थ में स्व कभी नहीं आना चाहिए, पहला तो स्व नहीं आना चाहिए, इसमें आया स्व काट दो, ये भी स्व आया है काट दो, स्व स्व दोनों सेम आया काट दो, हटाओ। बचा क्या है, एक स बचा है और सु बचा हुआ है ना। तो देखिए सौ पूर्ण रूप से आधा सौ है, तो आधा सौ कभी भी होगा तो पूरा सौ कैसे हो सकता है, पूरा सौ नहीं होगा, उसके साथ कोई ना कोई और मात्रा आएगा। हाँ आया, इसमें भी आधा सौ कहाँ, इसमें भी अ जुड़ा हुआ है। लेकिन अब यहाँ ध्यान देने की बात है, सु स अर्थ का कोई अर्थ नहीं पता चल रहा, अपने से भी लगाएंगे। सुआगत, स्वागत पढ़े होंगे, स्वागत सु, तो आपको ऐसे भी अंदाजा से लगा के कर सकते थे, लेकिन अब ये कन्फ्यूजन हो जाए तो अब परिभाषा का सूत्र लगाइए। हम ये जानते हैं कि यहाँ क्या है, ऊ है प्लस अ, और जब हम जानते हैं कि जब ह्रस्व दीर्घऊ में जब कोई भिन्न स्वर मिलता है तो क्या हो जाता है, वह हो जाता है। और ये किस में हमने पढ़ा, किस में पढ़ा हुआ है, यण संधि में पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ा है ना यण संधि में, ठीक है। आइए नेक्स्ट है प्रश्न देखते हैं 13 नंबर। अरे यार चला गया उधर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये संधि की क्लास मतलब समझ में आ रही होगी कि हाँ कुछ सीख रहे हैं। अन्वेषण का संधि विच्छेद बताना है, अन्वेषण, और जितने भी प्रश्न हैं ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा में, और फिर कुछ नए भी डाला हूँ मैं। अन्वेषण का क्या होता है, अन्वेषण यहाँ पर देखने की बात है क्या है, व लगा हुआ है। एषण जो मात्रा जब भी लग जाए, ए की मात्रा यहाँ पर एषण है, तो पहले तो एषण निकालो, एषण और एपण है, ये तो दोनों कट जाएगा ऐसा ही, है ना। अन्व, अब देखिए अन्व, देखिए अन्व क्या है, अन तो कभी नहीं होगा, अन्व, अन्व पहले निकाल लो बाहर आप दिमाग से। मैं कोई परिभाषा के सूत्र के अनुसार नहीं बता रहा हूँ, मैं ट्रिक के अनुसार कैसे पहचानना है, ठीक है। अन पहले आप निकाल लो, अन निकाल लिया हमने, अन निकाल लिया, ठीक है। अभी तो अन्व निकाला है, तो अन्व तो कहीं दिखा नहीं, अन हो गया भाई, ये कैसे हो जाएगा अन्व, ये भी नहीं होगा, काटो इसको। अनः तो विसर्ग में कभी नहीं है, जब जान गए कि वेषण है तो स्वर संधि में विसर्ग कभी आएगा नहीं, तो पहले तो यही कट गया, अच्छा काट दिया पहले ही। अनु जोड़ लगा, ठीक है, अनु और अनु, तो ये कट गया तो ये भी कट गया, जब ये कटा तो ये भी कट गया, पूरा काटो ये दोनों। अब अन जोड़ एषण और अनु जोड़ एषण, और हमेशा याद रखना है कि स्वर संधि में कभी ना कोई मात्रा जरूर जुड़ा रहेगा, या ऊ जुड़ा रहे, ए जुड़ा रहे, कोई जरूर जुड़ा रहे, तो यहाँ पर अनु है, आंसर सी हो जाएगा, है ठीक है। लेकिन अगर कन्फ्यूजन है तो यहाँ पर देखिए ऊ इसमें है, अभी हमने पीछे देखा ऊ प्लस ए, जब ह्रस्व दीर्घऊ में कोई भी भिन्न स्वर मिले तो उसका ह्रस्व दीर्घऊ क्या हो जाता है, वह हो जाता है, और यहाँ पर वह है, और यहाँ पे देखिए क्या ए का मात्रा क्या होता है, ये एक लेख, तो एक लेख जो ऐड कर देना है ना, हो गया ना। बस ऐसे ही पहचान का आपको आंसर करना है। आप अगर आपका IQ लेवल सही है, आप परिभाषा को रट सकते हैं, याद रख सकते हैं, तो सर ऐसे भी याद रखिए, या ट्रिक मैंने बताया येलो कलर में कौन कौन सा नोट उसका उसी की याद रखिए, तो वो भी सही बात है, वहाँ से पकड़ सकते हैं। संधि के कितने भेद हैं आप सीधे जानते हैं, इसका बताना क्या है आपको, कौन कौन से होते एक बार कमेंट कर दीजिए ताकि लगे कि आप पढ़ रहे हैं, क्लास में मौजूद हैं, है ना। देखिए अब हम पढ़ेंगे व्यंजन। अभी तक ने हमने स्वर को देख लिया, और मैं बताता हूँ, देखिए यहाँ पर कितना भी यहाँ पर सवाल को रख लूँ कोई फ़ायदा नहीं है, क्लास लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने बहुत कम सवाल को रखा है, और जो भी रखा है बहुत ज़रूरत वाले सवालों का यहाँ पर समावेशन किया है। तो आप क्या करिएगा ना, कोई भी कहीं से टेक्स्ट बुक से संधि का वहाँ स्वर जाइएगा, और फिर वहाँ से खुद से कुछ सवालों को हल कर लीजिएगा।
अब व्यंजन वर्ण के साथ स्वर और स्वर या व्यंजन वर्ण मिलकर व्यंजन वर्ण का ही निर्माण करते हैं, तब उनका मिलन ही व्यंजन संधि कहलाता है। हालांकि मैंने परिभाषा अपनी भाषा में मैंने लिखा हुआ है, बनाया हुआ है। कई बार आप दूसरी जगह देखेंगे तो कुछ और मिलेगा, मिलेगा यही चीज़, लेकिन मैंने आपको आसान कर दिया। क्या कह रहा है ध्यान से देखिए, व्यंजन वर्ण में दो व्यंजनों का ही मिलन होता है, सीधे याद रखिए। व्यंजन वर्ण में दो व्यंजनों का मिलाप होता है, मिलन होता है, और फिर एक नए व्यंजन वर्ण का ही निर्माण होता है, तभी वो क्या कहलाता है, व्यंजन संधि कहलाता है। उनका मिलना ही व्यंजन संधि है, सीधे याद रखिए यही। अब आइए उन्नति, जैसे उन्नति में उत प्लस नति, उद्योग में उत प्लस योग, और ज़्यादातर आपकी परीक्षा में क्या पूछा जाता है, यही वाला तो वाला। तो वाला आप जहाँ देख लीजिएगा ना आधा तो समझिएगा कि ये व्यंजन संधि है। तो आधा तो है ना। और ध्यान देने की बात है, व्यंजन संधि में हमेशा ज़्यादातर न संयुक्त रहेगा, यानी कोई भी व्यंजन रहेगा संयुक्त में रहेगा, यानी आधा उसमें व्यंजन से मिलेगा। जैसे यहाँ पर आधा मिला व्यंजन वर्ण, यहाँ पर भी आधा व्यंजन वर्ण मिला ना, ऐसे आपको पकड़ लेना है। तो ये व्यंजन वर्ण, ये पकड़ने की ट्रिक है बस। आइए हम आगे समझते हैं अब कुछ चीज़ों को। यहाँ पर मैंने चार्ट रखा हुआ है, व्यंजन वर्ण के कुछ नियम होते हैं और उन नियमों को देखेंगे बारी बारी से, थोड़ा जल्दी में देख लेंगे। क छ ट त प प्लस कोई स्वर या फिर किसी वर्ग का तीसरा चौथा या य र ल अगर रहे तो बराबर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है, यानी उसी वर्ग का मतलब अगर क रहे, ठीक है। यहाँ पर जैसे क है, यहाँ पे क है और प्लस उसके बाद ये उसी वर्ग का तीसरा चौथा, तो ये क्या है, तीसरा ग है, क वर्ग का ग क्या है, तीसरा है, तीसरा वर्ण है ना। तब क्या करना है कि क जो है फिर क्या हो जाएगा, इसी अपने ही वर्ग का तीसरा हो जाएगा, यानी ग, यानी फिर ग हो जाएगा। तो देखिए ग ग दो बार हो गया, और ग जो होगा तो आधा ही होगा, पूरा कभी नहीं होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई पहले से ही आधा ये हलंत लग का आधा मात्रा है, आगे कोई स्वर संधि है नहीं। स्वर अगर स्वर संधि करें, मैं स्वर वर्ण है नहीं, स्वर वर्ण रहेगा तब ना जाके वो पूरा होगा ग तो इसलिए आधा रहेगा। और मैंने बताया कैसे किसी भी व्यंजन को पकड़ना है, उसमें बीच में कभी कोई ना कोई ज़रूर व्यंजन, सारे के सारे व्यंजन वर्ण दिखेंगे, लेकिन कोई ना कोई आधा व्यंजन वर्ण जरूर होगा। जैसे दिग्गज में देखिए, दिग्गज में आधा वर्ण, इसमें भी आधा है, इसमें भी आधा है अब आते हैं तो क का क्या हो जाएगा, ग हो जाता है, चौ का ज हो जाता है, चौ का तीसरा रूप है ये, ट का तीसरा, त का तीसरा, ठीक है, प का तीसरा, ब, वो अपने ही रूप में चला जाता है। आपको बस इतना याद रखना है। कैसे पकड़ेंगे, अजंत का अच प्लस अंत, अजंत का क्या हो जाएगा, अच। अगर बीच में देखिए कोई भी, अब दूसरा ट्रिक यहाँ पर ध्यान दीजिए, मान लीजिए आपको कुछ भी याद नहीं है, कुछ याद नहीं है, आज़ादी, हमने आपको कहा कि आज़ादी लीजिए और बताइए कि कौन सा व्यंजन है, और व्यंजन का बताइए कौन सा ये संधि है। तो आपको देख के ये पता चलना, पहले देखिए तो, और जो बीच में देखना है आ जा, आज और दी, तो ना यहाँ ध्यान दीजिएगा, बीच में अगर कोई जो भी वर्ण होगा वो देखिए कि कौन सा है, क ख ग घ का है कि च छ ज झ त थ द का है, और वो तीसरा है कि चौथा है। अगर तीसरा चौथा मिल गया तो समझिए कि वो आपका व्यंजन संधि हो जाएगा। यहाँ पे जो है ना, जो, और जो किसका है, तीसरा है, किसका है, चौ का है तीसरा, ऐसे भी आप पकड़ लेंगे कि ये क्या है, व्यंजन है। लेकिन ठीक है सर, ये तो आप बता रहे हैं पहचानने के लिए, बनाना अगर हमको विच्छेद करना तो कैसे पहचानेंगे। तो ये भी याद रखना है कि जब तीसरा रहेगा, जिस वर्ग का कोई भी तीसरा रहेगा कोई वर्ण, तो उसी में आप सीधे पहुंच जाना है। ज किसमें क्या है, चौ में, तो चौ में पहुंच जाना है। और यहाँ पर देखिए चौ, और पहला पद के अंतिम जो वर्ण रहेगा ये चौ ही रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, जैसे षड दर्शन, यहाँ पर षड दर्शन दे दिए, तो षड दर्शन, दर्शन। और हमेशा मैंने ये बार बार बोलता रहा हूँ, इस बात को बोल रहा हूँ कि अंतिम जो पद होगा ना, वो सार्थक पद पहले ही आपको छांट लेना है। अब षड दर्शन में दर्शन क्या है, षड दर्शन अंतिम पद बने बड़े से छांट लीजिए, जिसका अर्थ निकलता है दर्शन। अब बात जाता है षड, षड, तो ये ड अब अंतिम पद हो गया आपका। अब ड जब हो गया तो ड किस में आता है, ट ठ ड में आता है, यानी ट हो जाएगा, तो षट लीजिए आंसर। समझ रहे हैं ना। अब इसी आधार पे इसका आप विच्छेद करिए,
ले लीजिए, कॉपी कलम लेकर बैठे हैं तो बेस्ट है, सबसे बढ़िया है, और नहीं तो आपको इसको कभी ना कभी कर लेना है आपको। अब इसी को से तद्रुप, तद्रुप आप सर बार बार कह रहे हैं कि पीछे वाला का पदवा निकाल लीजिए जो सुंदर सार्थक अर्थ दे रहा है, तो इसमें तद्रुप में कैसे निकालेंगे? तद्रुप, रूप, तद्रुप, कई बार नहीं समझ आया तो उसको उच्चारण कर, तद्रुप, रूप, रूप निकाल लो, रूप निकल गया, रूप ऐसे होता है। तो क्या बच जा रहा है? तद बच रहा है, तद। अरे भैया तद बच गया, इस तरीके से तद बचा, तद्रुप, रूप निकाल दिए तो तद बच गया, तद बच गया। तो अच्छा ये त थ द, ये द है किस में आता है भैया? त में आता है, और त में आता है तो द तो होगा नहीं, त होगा, ऐसे पकड़ना है तो त हो जाएगा, है ना? समझ में आ रहा है चीज़? देखिए रट्टा मारिएगा तो नहीं समझ में आएगा, आप समझिए चीज़ों को ऐसे समझना है। लीजिए तद्भव हमने आपको दे दिया कि लीजिए इसका बताइए कौन सा, पहला तो कौन सा ये संधि है, दूसरा इसका बताइए विच्छेद क्या है। तो ध्यान देने की बात है, देखते ही तो तद्भव, तद्भव, तो भव सार्थक निकल रहा है, भव का उच्चारण कितना हो रहा है स्वतंत्र, भव, भव निकाल दीजिए पहले बाहर, भव बाहर निकाल दिए तो बच क्या गया? तद। अच्छा तद बच गया सर, आप तो एक बताए हैं कि जब भी होगा ऐसे कोई भी व्यंजन वर्ण में बीच में कोई ना कोई अक्षर आधा होगा, आधा द है तो जो पकड़ा गया कि व्यंजन हो गया, है ना, व्यंजन वर्ण हो गया। लेकिन सर ये तो ठीक है, अब विच्छेद हम कैसे करें? विच्छेद तो ये जो पकड़ा गया कि द आधा है, अब यहाँ पर दिमाग लगाने का, द क्या है? तीसरा है, और किसका है, किस वर्ग का है? त का, तो त वहाँ पर जोड़ देना है, द को हटा के फेंक देना है, यहाँ पर तद बैठा देना है, तो तद प्लस भव, तद भव। क्लियर? इसी तरह से अबिंधन, अबिंधन में सर अबिंधन, ईंधन, इन अबिंधन, ईंधन, ऐसे ईंधन पहले बढ़िया से निकाल लीजिए बाहर, इसको प्लस में रहेगा, ठीक है। अप, अप, अच्छा अबिंधन, अब बच गया, अब जब ईंधन ई निकाल दिया, इसमें से ई बाहर निकाल कर फेंके ई वाला, तो क्या बच गया? अब बचता है यहाँ पर अब। और हमेशा याद रखना है कि हलंत ज़रूर रहेगा, जब मात्रा निकलता है तो आप जानते हैं कि हलंत लग जाता है। तो अब बच गया, तो ये भैया ये अब बच गया है, तो अब तो आप जानते हैं कि ब किस में आता है? प में आता है, तो इसको ब को हटा के यहाँ पर रिप्लेस कर दिए प, तो अब क्या हो जाएगा? ये यहाँ पर अप हो जाएगा, है ना, अप। अब ये भी मात्रा रहेगा लेकिन, तो अप बोलो यहाँ पर हो गया ना। अच्छा बताइए कोई दिक्कत हो रहा है आपको समझने में? आपको कुछ नहीं याद रखेगा, ये सब कुछ नहीं याद रखना है, मैं ये जो बता रहा हूँ ट्रिक, ये समझ में आ रहा है कैसे पता करना है? देखिए अब ये ना समझ में आएगा तो भाई मैं क्या ही कहूँ, इस बार एक बार नहीं फिर दोबारा इस क्लास को देखिए, बस यही कहूँगा समझने के लिए। अब ये जो भी ये जैसे अब्द है, अब्द है, इसका खुद से कर लीजिए, करिए, आपका टास्क है यहाँ पर। अब बताइए कोई कन्फ्यूजन है तो इसमें हम इस पे सब पे रिलेटेड सवाल भी देखेंगे। क्लास थोड़ी सी लंबी हो रही होगी शायद वह, क्योंकि मैं इतना समझाने की कुछ उम्मीद भी नहीं रखा कि मैं आपको इतना बताऊंगा, सोचा था कि जल्दी मैं निकल लूँगा बर्दाश्त नहीं होता है कोई चीज़। देखिए कचटा प, कचटा प में प्लस न म, न रहे या म आ जाए, न या म, ठीक है, तब बराबर क्या हो जाएगा? उसी वर्ग का पांचवा अक्षर यानी पंचमाक्षर, पंचमाक्षर अक्षर हो जाता है, वर्ण हो जाता है, अक्षर कह रहा हूँ वर्ण। तो क का अंगा हो जाएगा, च का यहाँ आप जानते हैं, ट का ण जानते हैं, त का न जानते हैं, और प का म जानते हैं। ध्यान देने की बात है, ये हमें मालूम ही नहीं चले, ठीक है, बस इतना हम जान गए कि इतना हम जानते हैं कि कभी भी होता है तो अगर म को अनुस्वार में लिखते हैं, म को अनुस्वार में लिखते हैं, या फिर उसी का हम देखते हैं कि बाद वाला जो वर्ण है, ये बाद वाला जैसे वर्ण है अजंत, जंत, ये अनुस्वार लगा, अत जो है तो उसी के अनुसार हम उसी का हम पांचवा चले, तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? अज, आधा न, अत, अजंत का अजंत ऐसे भी लिखते हैं हम, इतना तो हमें पहले से ही मालूम है। चलिए आइए मैं क्यों बताया, इसे ट्रिक की बात करूँगा मैं। आपको दे दिएगा वांग्मय का, बताइए वांग्मय कौन सा वर्ण है, संधि है, तो आप समझ गए कि वांग्मय में देखिए अंग और म मिल रहा है। और जब भी ध्यान में रखना है, जब भी इस तरीके का वर्ड आ जाए तो पकड़ लेना है कि क्या है, ये व्यंजन संधि है, क्योंकि यहाँ पर कोई किसी तरीके का बात नहीं किया जा रहा स्वर का, वांग्मय। और दो जब भी मिल जाए, यहाँ पर दो मिलना चाहिए एक ही तरीके का, एक ही वर्ण, जैसे अंग है और म दोनों पंचमाक्षर है, एक पकड़ने का ये हो गया, यानी पंचमाक्षर दोनों रहेगा, या म रहे
या कोई पंचमाक्षर, दोनों एक साथ पकड़ने का ट्रिक है। तो इस तरह से वांग्मय, तो मय का अलग करिए, हर बार यही ट्रिक अपनाना है। मय को अलग कर दो भाई, मय का एक स्पष्ट अर्थ निकल रहा है मय, ठीक है। अब वांग, अच्छा मय निकाल तो वांग, हमें क्या बच गया, वांग बच गया है। सॉरी यहाँ पर वांग ऐसे हो जाएगा, मान लो वांग है ये, वांग बचा। अब वांग बचा तो सर ये बताएं हैं आप, जो अंगा है तो अंगा तो वह अंगा रहेगा ही नहीं। अंगा को ठीक पीछे खास का के ले चलिए, किस में आता है अंगा, क में आता है, तो क वर्ग हो जाएगा, यानी अंगा को रिप्लेस करके क बैठा देना है, तो वाक प्लस मय। अब दिनांग, यह दिंगनाग है, अब दिंगनाग का खुद से करिएगा। अब अजंत है, अजंत का देखिए ज लगा है तो क्या हो जाएगा अजंत, अंत, अंत निकाल लीजिए पहले। हम अब देखेंगे ना मल्टीपल चॉइस वाला जो क्वेश्चन देखेंगे उधर आगे, तो उसमें समझ में आ जाएगा सब कुछ कैसे करना है। अभी तो एक एक उदाहरण है जैसे यहाँ पर। और अच ज, अच्छा अजंत, ये यहाँ पर जो है ना, वे यहाँ पर गलत उदाहरण मैंने रखा हुआ है, ठीक है, ये गलत उदाहरण रखा हुआ है, इसको हटा दीजिए, कोई नहीं, आगे हम देखेंगे अगर मिल जाए कहीं तो। ट में अण क्यों है, क्यों यहाँ पर च लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर अजंत, यही चीज़ यहाँ पर इसमें क्या होना चाहिए था, यहाँ की मात्रा आना है, यहाँ है नहीं है, ये पहला नियम में चला गया, गलत उदाहरण में रखा हूँ यहाँ पर। देखिए यहाँ पे षणमास क्या है, षणमास है, तो क्षण का अड़ है, और देखिए पंचमाक्षर अण भी है और म भी है। मैंने बोला कि जब भी दो पंचमाक्षर मिल जाए एक साथ में, तो पहले तो मास, तो उसी को उतार दीजिए और ये फिर अपने मूल रूप में आ जाएगा ट, शट, पकड़ा गया ना, कोई दिक्कत है। अब जैसे देखिए जगन्नाथ, नौ नौ दो मात्रा है, दोनों नौ मात्रा है, ठीक है, जगन्नाथ, हम इस पे जा ही नहीं रहे हैं। अगर आपको याद रखना तो याद रखिए ट्रिक के रूप में, इतना याद रखेंगे तो सीधे कर सकते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ सीधे ऑप्शन के अनुसार हल करना सीखिए। जगन्नाथ, नाथ 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 नाथ, बद्रीनाथ निकाल देना है, नाथ प्लस लगा देना है, पीछे अब लौटिए, जगन जगन, अब जगन लिखिए, यहाँ पर जगन लिखिए, ज गन, ये जगन लिख देते, इसको हलंत लगाइए, जगन। ले सर आप तो बताए थे कि जब भी प्रथम पद के अंतिम पद में, यानी प्रथम पद के, ये प्रथम पद के अंतिम जो अक्षर वर्ण है न है, तो ये जो नो न हो गए, तो अब ठीक इसके पीछे पहुंच जाइए। नौ किस में आता है, तो में आता है, तो लगाइए यहाँ पर, नौ को रिप्लेस करके तो लगा दे, जगत, कोई दिक्कत मेरे भाई, जगत प्लस नाथ। अब बनाइए इसको, ये आपका होमवर्क हो गया नीचे वाला। अपमय देखिए यहाँ पर, अब यह अपमय मान लीजिए आपको दे दिया, हम कहें कि बाबू ये करना है आपको, विच्छेद करिए, कैसे करिएगा, मय आप जानते हैं, मय को पहले निकालिए, अपमय, मय स्वतंत्र उच्चारण हो रहा है, मय का मय पहले ही निकाल देना है, बच गया प्लस यहाँ ऐड कर दिए। अप क्या बचा, अप बचा, ये प्रथम पद अप बचा है। अच्छा एक ध्यान देने की बात है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब भी मिलेगा तो या तो दोनों एक ही मिलेगा या पंचमाक्षर का मिलेगा, लेकिन यहाँ पर तो सर मिला नहीं, पंचमाक्षर मिला नहीं कहीं, अप पपा संयुक्त आ गया है, सर आप तो क्या बता दें, लेकिन कई बार ऐसा भी मिलेगा। तो ध्यान है, अप है तो प किस में, देखिए प है, तो अप का जो जब दो मात्रा पपा रहेगा तो उसको एक ही रखना है, अप में। कोई दिक्कत हो रहा है, लेकिन ये आपको नहीं लगेगा मैं गलत उदाहरण दे दिया हूँ, मैं गलत उदाहरण दिया हूँ, ये भी गलत उदाहरण है, ये पहले वाला जो नियम बताया था उसमें चला जाएगा। ये यहाँ पर उदाहरण जो है, ये जो है उदाहरण, ये भी गलत उदाहरण है, ठीक है, इसको पहले वाला नियम में रखना है। ये कैसे हो सकता है, यहाँ पर माँ ये होना चाहिए था, यहाँ पर डबल माँ होना चाहिए था, दो माँ होना चाहिए था ये पहले नियम में आपको जोड़ लेना है। कई बार होता है ना, लगातार मैं मालूम है 2 दिन से मैं इसको तैयार कर रहा हूँ, इस पूरे चार्ट को समझते कितना टाइप करना, मेहनत करना, मैं 2 दिन से लगा हूँ, इसलिए एक दिन क्लास हमारी जो क्लास है छूट गई व्याकरण की इसी चक्कर में, तो अब तब भी कुछ ना कुछ छूटा हुआ है इसमें। अच्छा ठीक है, नियम अब देखिए, अब इसी में आता है, व्यंजन संधि में आता है कि व्यंजन संधि में कुछ नियम होते हैं त से जुड़ा हुआ, त सबसे ज़्यादा यहीं से पूछा जाता है आपके प्रश्न, सबसे यहीं आता है। अच्छा देखिए नियम 1 है व्यंजन में, त के बाद यदि च छ आए तो त क्या हो जाता है, त का च हो जाता है, ठीक है, त का च हो जाता है, यानी सब में ध्यान रखना है, हलंत लगा हुआ है, यानी क्या ना च छ आना चाहिए। अच्छा ये आगे देखिए समझिएगा, इस सूत्र को याद रखिएगा, ये सूत्र याद रखिए बस,
जब त में त प्लस च हो या फिर छ हो तो वो अगर च रहता है तो आधा च च संयुक्त हो जाए, छ छ छ छ हो जाएगा, च छ संयुक्त हो जाएगा। अब इसका उदाहरण देख लीजिए। जैसे देखिए त में प्लस च मिलता है तो क्या हो जाएगा, ये जो त है ना, ये त क्या हो जाएगा, च में बदल गया, आधा च, ये देखिए यहाँ पर बोला आधा च में बदल गया। अब जो मूल च है वो च रहेगा ही रहेगा। अब उदाहरण लीजिए, मान लीजिए उच्चारण दे दिए सर, उच्चारण दिए तो ध्यान देने की बात थी, पहले शब्द को निगरानी करिए। शब्द पे देखिए च च संयुक्त, जब भी च च संयुक्त आ जाए या च छ संयुक्त आ जाए तो समझ लेना है कि व्यंजन का ही नियम है, पकड़ना है और त में पहुंच जाना है फटाक से। त मतलब यहाँ पर तल है। अच्छा उच्चारण है, उच्चारण, चारण, चारण एक स्वतंत्र स्वतंत्र शब्द आ रहा है, पहले चारण को बाहर निकालिए। चारण निकाल दिए सर, प्लस बैठा दिए आगे। अब उच्च, उच्च ऊ आधा च बच रहा है, ऊ आधा च बच रहा है तो आधा च को हम ऐसे लिखते हैं। क्लियर सर, ये जो च है, च जब आप आ गया तो ये च जब हम जानते हैं कि च कब हो जाता है व्यंजन में, च तब हो जाता है जब त होता है, आधा त की जगह पर हम च कर लेते हैं। तो ठीक है, इसको पीछे खींचिए, यानी ऊ का ऊ रखेंगे, यानी ऊ का ऊ है और त बैठा दिए। ले, ये भी पकड़ा गया। कोई दिक्कत हो रहा है आपको? हाँ मुझे लगता है ना, देखिए मैं आपको बताऊं, सच्ची बात बताता हूँ, जो मैंने जिस तरीके से आपको बताने के लिए सोचा था मैं बता ही नहीं रहा हूँ। मैं पता नहीं क्यों, देखिए एक मेरे ही दिमाग में मैं खुद सीख रहा हूँ, ये स्व लर्निंग हो रही है मेरी। मैं आपको बताने के चक्कर में बहुत कुछ अभी मैं सीख रहा हूँ और गलत नहीं। यानी परिभाषा याद हो न हो, सूत्र याद हो न हो, कैसे मैं किसी संधि का उसका विच्छेद भी कर लूँ या फिर पता भी कर लूँ, ये चीज़ भी आप मैं सीख रहा हूँ। और आपको भी देखिए, ये मैं बिल्कुल ट्रिकी नियम से बता रहा हूँ, मैं तो वहीं जा ही नहीं रहा हूँ, इसलिए देखिए मैंने हाईलाइट किया था, येलो में हाईलाइट किया था कि ताकि मुझे भी याद रहे कि मुझे पढ़ाना क्या, आपको बताना क्या है। लेकिन ले, मैं तो वही नहीं बता रहा, मैं तो कुछ नया चीज़ बता रहा हूँ आपको। तो धैर्य रखने की बात है, घबराना नहीं है, ये मैं जो बता रहा हूँ सही बता रहा हूँ। और कमाल की बात आपको भी लग रहा होगा सर, ऐसी तो मैं शायद पहली बार पढ़ रहा हूँ, है ना, परिभाषा भी नहीं याद करना है, हम कैसे भी इसको गोली मार सकते हैं। आइए नियम चलते हैं हम लोग 2 नंबर में। त के बाद यदि ज हो तो त क्या हो जाता है, ज में बदल जाता है, फिर ज में बदल जाएगा। पहला तो गांठ बांध लीजिए कि कभी भी हमें कोई शब्द मिल जाए, अगर व्यंजन संधि पता करना है तो उसमें तो कोई ना कोई अक्षर, अक्षर बार बार आ रहा मेरे, कोई ना कोई वर्ण आधा होना चाहिए। अब जैसे देखिए सज्जन में, देखिए यहाँ पर आधा ज है, ये पहला आधा ज है तो पकड़ा गया कि व्यंजन है आधा। दूसरा जब भी होगा तो ज ज संयुक्त होगा, च च संयुक्त होगा, च छ संयुक्त होगा, ये इस तरीके के इसमें आते ही आते हैं। और जब ऐसे हों तो सीधे उसमें च छ है तो त में पहुंचना है, ज ज है तो सीधे आपको त में पहुंचना है। और प्रश्न यहीं से बनता है, तत्, सत, सत्य, सत्य, उत्य, जगत, सब तत्व वाला बनता है, घबराने की बात नहीं। हम सवाल जब देखेंगे ना तो समझ क्लियर हो जाएगा। तो सज्जन जब आया है तो जन पहले निकालिए, जन मैंने लोग होता है निकालिए। बच गया सर हमारा, यहाँ पर बच गया सज, यहाँ पर सज बचा, ठीक है, यहाँ पर ये सज बच गया। तो सज आप जानते हैं कि ज जब भी रहेगा यहाँ पर हलंत रहेगा, तो हमने पढ़ा है कि जब भी ज रहे आधा ज तो वो आधा त में बदल जाता है, पहले खसक के चला जाएगा तो सत्य यहाँ पर। और ऐसे भी आसान है ये चीज़, सत्य प्लस जन ये आसान है तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बाकी 2 है उसको हल करना है आपको, मैं छोड़ दे रहा हूँ आपके ऊपर। त के बाद यदि ल हो अभी तक हमने देखा च देखा, त के बाद च हो या छ हो तो च छ संयुक्त होता है, छ च छ संयुक्त हो जाता है, फिर उसके बाद ज देखा, ज ज संयुक्त हो जाता है। अब हम ल की तरफ बढ़ते हैं, अगर त के बाद ल आए तो त क्या होता है, ल ल संयुक्त हो जाता है। कितना आसान है ना, च च संयुक्त, ज ज संयुक्त, फिर ल ल संयुक्त। भैया कितना आसान है याद रखना। जब भी इस तरीके के आए तो सीधे पहला जो है, ये सब पहला जो ल है त में बदल जाएगा, है ना। उदाहरण के अनुसार चलिए देखिए, त में ल मिल रहा है, ये यहाँ पर हलंत रहेगा, जहाँ भी हलंत छूटा है मेरे दोस्त वहाँ पर लगाना है आपको। अच्छा हाँ, यहाँ पर हलंत नहीं रहेगा, ये वाला हलंत नहीं रहेगा, त में हलंत रहेगा। चलिए आइए आगे, तो ल ल
अगर हमने दे दिया आपको उल्लास का करिए तो क्या करिएगा, उत प्लस लास, लास निकाल लीजिए, पहले स्वतंत्र शब्द निकालिए। हालांकि यहाँ पर पद है, मैं बार बार शब्द बोल रहा हूँ, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि पद ही है। तो हम बोलने के क्रम में बोल रहा हूँ कि स्वतंत्र जो शब्द का उच्चारण है उसको निकालिए पहले, यानी पद याद निकालिए, वहाँ पर स्वतंत्र पद निकाल लीजिए, लास। और उत, लास में बच जाता है उल, बच जाता है उल, आधा ल। अब यहाँ से लास निकाल दिए तो उल बचा, उल। अब ये आप जानते हैं कि जब आधा ल होता है तो क्या बदल जाता है, किसका रूप है ये आधा ल, आधा तो का रूप है। क्लियर हो गया ये चीज़, अब तो भूलेंगे नहीं कभी भी। और इसमें ये नहीं पूछता है कि बताइए कि इसका वर्गीकरण ही नहीं है, इसमें नियम है। व्यंजन का कोई वर्गीकरण नहीं है, विसर्ग का कोई वर्गीकरण नहीं है, इन लोगों का केवल नियम होता है। वर्गीकरण किसका होता है, स्वर संधि का। ये भी सवाल बन सकता है कभी कभी, तो याद रखिएगा केवल स्वर संधि का ही 5 वर्गीकरण है। बोलने में गला मेरे फंस रहा है। 4 नंबर, त के बाद यदि श हो तो त च में और जो श है छ में बदल जाता है, यानी याद रखना है चछ, चछ ये फिर मिल जाता है। ये मिले कहीं, देखिए चछ मिला, चछ मिला, समझ ना कि व्यंजन संधि। हाँ, लेकिन कैसे इसका विच्छेद करना है आइए समझते हैं। उच्छ्वास, वास निकालिए, उच्छ्वास, वास निकालते हैं, यहाँ पर वास निकालते हैं सर, वास निकाल दिया, क्लियर। उच्छ, उच्च निकालते हैं, उच्च निकालते हैं, उच्च निकालते हैं, ठीक है, उच्च निकाल दिया, वास निकाल दिया। हम ऑप्शन में देख रहे हैं कि हमारा उत प्लस श्वास दिया हुआ है, ये कैसे हो सकता है सर। तो याद अभी नियम पढ़ा है आपने कि जब भी छ रहेगा तो छ क्या के रूप होता है, याद रखिएगा, छ हमेशा याद रखिएगा, छ क्या के रूप होता है, तलाबे श का। यह इतना आपको याद रखना पड़ेगा। छ जब तलाबे श का होता है तो ये तो तलाबे श इसमें चला जाएगा, आधा तलाबे श, तो यहाँ पर तलाबे श आ गया। अब यहाँ से इसको हटाइए तो क्या बच गया, ऊंच बच गया, ऊंच, ऊंच आधा बचा। अब जानते हैं, हमने कब शुरू से ये पढ़ते आ रहे हैं इसमें कि च किसका रूप होता है, आधा च, तो त का आधा रूप होता है, तो उत होना चाहिए। अब उत हो गया, तो यहाँ पर उत प्लस श्वास। क्लियर हो रहा, पकड़ा रहा है। यानी अब याद रखना है केवल तो क्या होता है, तो आपका कभी होगा, तो क्या है, क्या होगा, या तो आपका च होगा, च का रूप होगा, चौ में बदलेगा, तो बदलेगा, तो ज में बदलेगा, तो छ में नहीं बदलेगा, छ क्या होगा, श में बदलेगा, तलाबे श में। ये याद रखना, ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपको। ये छ क्या है, ये छ तलाबे श हो जाएगा, यहाँ पर ये शायद ढक रहा होगा। ये क्या है, सच, ये है सच्छास्त्र है, सच्छास्त्र है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, शायद ढक रहा होगा, तो छ, ठीक है, छास्त्र, सच्छास्त्र है, ठीक है। तो सच यहाँ पर ये तो पकड़ा गया, एक आधा च लगा हो तो पकड़ा गया, व्यंजन है। अब आते हैं नेक्स्ट, त के बाद यदि ह हो तो त द में और ह ध में बदल जाता है। ध्यान देने के बाद त आया, सब अभी त का नियम पढ़ रहे हैं। अब व्यंजन संधि में ना त ही बार बार आता है, त का नियम ज़्यादा है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस यही है। और बहुत आसान है ये, सबसे आसान तो व्यंजन ही लगता है हमको, ठीक है। त के बाद ह, ठीक है, मिलता है, तो त किस में बदल जाएगा, द में, त द में बदल रहा है, ध्यान देने की बात है। लेकिन ह जो है ना वो ध में बदल जाएगा, ठीक है। आइए त में ह जोड़ते हैं तो त क्या हो गया, द हो गया, और ह क्या हो गया, ध हो गया। क्लियर। अब उदाहरण, उद्धार, वैसे भी उद्धार, उत्त जोड़धार आपको याद होगा पहले से। कुछ ऐसे होते हैं ना शब्द जिनको देखते ही संधि विच्छेद हम फटाक से कर लेते हैं। उद्धार, तो देखिए उद्धार अभी आपने देखा, याद ये याद रखना है कि ध क्या किसका रूप है, ह का रूप है, यानी उद्धार, हार, हार निकालना है, धार निकालते हैं, धार पहले, धार निकल रहा है सर, धार निकल रहा है, और ध अब जानते हैं कि ह का रूप है तो हार हो जाएगा, यहाँ पर हार बैठाना है। अ प्लस देखिए उद बचता है, और अभी आप देखते हैं कि जो द होता है वो क्या के रूप होता है, त का रूप होता है, तो यहाँ पर उत, अब द को रिप्लेस करिए त में, तो उत प्लस हार, ठीक है, हो गया उद्धार, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए अब आगे चलते हैं। बस इसके बाद हो सकता है एक दो और होगा नियम, नहीं तो फिर हम
सवाल को देखेंगे। म के साथ कोई, म के साथ कोई, कोई स्पर्श व्यंजन, यहाँ से ध्यान देखिए, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होता है? स्पर्श व्यंजन मालूम है आपको? नहीं मालूम है तो चाहिएगा, मैं बताऊंगा नहीं, यहाँ पर नहीं बताने वाला हूँ। मैं आपको एक एक एक्स्ट्रा टास्क दे रहा हूँ। प्लेलिस्ट में जाइए, संपूर्ण हिंदी की व्याकरण के नाम से है, उसमें जाइएगा, आपका वर्ण के नाम से है, फिर बता रहा हूँ, उसको क्लास को देख लीजिए, बहुत कमाल की क्लास है, वो देखना चाहिए आपको मेरे हिसाब से। उसके बाद शब्द विचार देखना चाहिए, 4 से 5 नंबर के सवाल उसी से बनेंगे, आपके किसी हाल में बनेंगे। तत्सम तद्भव देशज विदेशज पढ़े होंगे, वही कमाल का समझाया है मैं। आइए यहाँ पर म के साथ कोई, यानी क से लेकर ह तक, यानी पांचों वर्ग, अंतःस्थ और उष्म व्यंजन ह तक रहेगा। ठीक है, उष्म व्यंजन ह तक ही लास्ट हो जाता है। मिलकर, मिले व्यंजन वर्ण का मिलाप हो तो म अनुस्वार में बदल जाता है मेरे दोस्त, और उसी वर्ग का या तो फिर पांचवा वर्ण हो। ये बहुत आसान है, परिभाषा भूल जाइए। आइए समझिए सूत्र के अनुसार, म है प्लस क से लेके म तक, क से लेके म तक प फ ब भ भ म। ठीक है, फिर ये यरल जुड़ा है ना, फिर यहाँ पर प्लस छूट गया है, ये म से लेकर क से लेकर ह तक यहाँ पर करिए। ठीक है, मिलता है तो क्या हो जाएगा, म सीधे बदल जाएगा अनुस्वार में। या फिर म का आप जानते हैं कि उसका रूप क्या होता है, म का रूप सब ये सारा म का अनुस्वार का रूप है, ये सारे सारे अनुस्वार का रूप है। जैसे संगति, आपको अपी संगति तो कहा जाएगा, इस संगति को दूसरा रूप लिखना तो कैसे लिखते हैं आप, फिर वो दूसरा रूप में क्या लिखते हैं, संग, संग ये अंग है, अंग अति शुद्ध रूप में लिखते हैं ना, ऐसे मूल शुद्ध रूप यही होता है, इसी में आप लिखते हैं और जानते भी हैं आप। तो यही बात कही जा रही है। इसका मतलब यही है कि पंचमाक्षर, ये पंचम वर्ण हो जाता है, कि मतलब हुआ कि ग है तो ग का पांचवा अक्षर किस वर्ग में, क में, और क का पांचवा अक्षर अंग होता है। तो ये जो अनुसार है ना, अंगों में बदल जाएगा, यानी ये अंगों में बदल जाएगा। अब इसका विच्छेद करिए। गति, संगति, गति निकाल दीजिए, स्वतंत्र पद निकल गया, गति प्लस बैठा दिया हमने। अब संगति में निकाले तो सर बच गया क्या, सन। अच्छा, सन को हम ऐसे लिख सकते हैं, या तो ऐसे लिखिए या फिर ऐसे लिखिए, समगति या संगति, ऐसे लिखिए, दोनों में से कोई एक लिखिए। मैंने लिख दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर संगति, सम म। अब ध्यान देने की बात है, जब म रहे, आपने पढ़ा कि म रहे तो म क्या हो जाता है, ये अंग हो जाता है ना, अंग ही वही रूप ग का रूप पढ़ लेता है। तो यहाँ पर सम, हालांकि हम ऐसे लिखते हैं, तो ध्यान देने की बात है, ऑप्शन देखेंगे, सम दिया हुआ था, सम यही आंसर हो जाएगा, पकड़ना है। पहले मूल पद निकाल लीजिए, स्वतंत्र पद है उसका अंतिम। अब जैसे संचय है, तो संचय में चय निकाल लिए, चय, संचय, चय निकाल लिया, बच गया सन। तो सन इसका देखिए संचय के को बता देता हूँ मैं। तो सन, सन का क्या हो जाएगा, ये सन का हो जाएगा, ये ऐसे ऐसे हो जाएगा, सन आ प्लस च य, है ना। ये इसी वर्ग का पांचवा अक्षर है, पांचवा अक्षर है तो ये तो फिर अनुसार होगा, तो अनुसार में बदल देंगे, ऐसे हो जाएगा, संचय ऐसे लिखाएगा, इसका विच्छेद हो जाएगा। क्लियर, बाकी का सारा कर लीजिए। अब आइए प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 16 नंबर, यवत का संधि विच्छेद है। अरे यार, गलत टाइप हो गया, यहाँ पर यवत थोड़ी होता है, यवत नहीं होगा, गलत है ये। ठीक है, यवत नहीं होगा। आइए आगे हम देखते हैं, ये गलत सवाल ही मैंने सेट कर दिया है। सत्रह नंबर प्रश्न देखते हैं, मुक्ति शब्द का विच्छेद बताना है। मुक्ति, मुक, उक्ति, उक्ति, मुक, उ ई उ है, उ बाहर निकाल लो आप, उक्ति निकाल लेते हैं, उक्ति निकाले तो उक्ति, उक्ति इसमें भी है, सही है, सही है, सही है। कक्ति निकाल काट कर दीजिए, कुछ याद नहीं है, हमको भी नहीं याद है, अब मान के चलना है आपको। काट, अब आपके तरीके से हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, काट दिया हमने। अब देखिए मुंह है, मुक्ति में उक्ति निकाल दिए, मुंह, यहाँ पर मुक्ति में निकाल दिए तो उक्ति, यहाँ पर तो ध्यान देने की बात है, मुंह ऊ, तो ऊ किसी में है, इसमें भी नहीं, काट देना है। ऊ है तो ये दीर्घऊ है, ये भी दीर्घऊ है। ध्यान देने की है, मैंने बताया कि जब भी होगा तो उसका जो होगा तो ह्रस्व होगा, छोटी मात्रा वाला, तो ये दोनों बड़ी मात्रा वाला, तो ये दोनों काट दीजिए। अब ये भी काट दीजिए, और ऊपर में स जो है तो ये भी काट देना है।
ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, सुजोड़ उक्ति हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आज आंसर हो जाएगा बी। ये मुक्ति, चलिए ठीक है, कोई कोई सवाल बहुत कंफ्यूज करता है। 18 नंबर, उल्लेख का संधि विच्छेद करना है। उल्लेख, उल्लेख का देखिए, तो आप जानते उच्च लेख ऐसे ही पकड़ा जाएगा, लेकिन हमने पढ़ा कि ल ल संयुक्त जब भी ल रहेगा तो ल का क्या हो जाएगा, त हो जाता है। ठीक है, ल का त हो जाता है, द का त हो जाता है, द का त हो जाता है, च का त हो जाता है, ये पढ़ा है हमने। ठीक है, अच्छा अलग क्या पढ़ा है, छ का तालव्य श हो जाता है ना, छ का तालव्य श हो जाता है, और ह का पढ़ा है हमने, ह का क्या हो जाता है, ध हो जाता है। यही तो दो अलग है, बाकी सब त में बदल जा रहा है। क्लियर हो रहा है, तो ऐसे पकड़ना है। अब यहाँ पर देखिए, लेख तो पता, लेख पहले निकालिए, स्वतंत्र पद निकालिए, लेख 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 लेख, ये नती है तो काट दीजिए पहले, खत्म, एक ऑप्शन खलास। उल्लेख यहाँ ध्यान देने चाहिए, ये सारा बीच में प्लस है, ठीक है ना मेरे दोस्त, प्लस। अच्छा उल देखिए, उल जब पहले जब ऊ छोटी मात्रा वाला ऊ है तो ये बड़ी मात्रा वाला कैसे आ गया, लेख ठीक है लेकिन बड़ी मात्रा कैसे आ गया, इसको काट दीजिए, एलिमिनेट पीरी कहते हैं इसको, काटना ऑप्शन। अच्छा उल जो है, अब मैंने एक चीज़ आपको अगर क्लास पूरी तरीके से अभी तक पढ़ते आ रहे हैं तो ये चीज़ बताया कि जब भी रहेगा उल, यहाँ से देखिए उल निकालिए, उल आधा, तो ध्यान है कि जो जो पहला पद का जो अंतिम वर्ण है ये कभी सेम नहीं रहेगा, उसका कोई दूसरा रूप होगा, वही नहीं रहेगा। यहाँ पे जब ल है तो ल कहाँ से आ जाएगा, यहाँ पर ल क्यों आएगा, यहाँ पे भी ल क्यों आएगा, तो दोनों कट दिए, ये भी खत्म। अब क्या बच गया आपके सामने, उत बच गया, है ना, आंसर सी हो जाएगा। क्लियर हुआ, ट्रिक है ये सब, यही ट्रिक है मेरे दोस्त, आप परिभाषा याद कर पाएंगे, याद है आपको, अभी पढ़े तो नहीं याद होगा, ऐसे पकड़िए आप। चलिए, अच्छा मैंने एक ही दो उदाहरण रखा है, चलिए कोई नहीं, ठीक है, आपको अभी तक ले समझ लिया व्यंजन कैसे समझना है। अब आते हैं विसर्ग में। व्यंजन का आप क्या करिएगा, अपने टेक्स्ट बुक या किसी व्याकरण की किताब से जहाँ से प्रश्न दिया हो वो खुद से हल करिएगा, जो मैं ट्रिक बताया ना वो ट्रिक का पालन करिएगा पहले, और तब फिर उसमें सूत्र का यूज़ करिएगा, देखिएगा कैसे। अगर नहीं होगा, नहीं समझ में, फिर आके यहाँ पर कमेंट करिएगा या फिर एक बार क्लास देख लीजिएगा। आइए 3 नंबर, विसर्ग संधि, यानी विसर्ग इसको बोलते हैं कि 7 स्वर्ण वर्ण या फिर व्यंजन वर्ण के मेल होने से जब नए शब्द बनते हैं तो इनका मिलन ही विसर्ग संधि कहलाता है। परिभाषा पे मत जाइए आप, परिभाषा दिमाग खाता है, ठीक है ना, हमें बस उतना ही चीज़ जानना है जितना कि हम आंसर करना सीख सकें। आइए कैसे सीखना है, नियम एक समझते हैं। सामान्यतः विसर्ग, ये विसर्ग है, सामान्यतः ये भी देखिए विसर्ग यहाँ पर लगा, सामान्यतः विसर्ग का लोप होने पर क्या हो जाता है, उसके जगह पर क्या होता है, तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत्य स और रेफ, रेफ का यहाँ पर ऐसे मान के चलना है, ठीक है। वो टाइप करने में फंट मिल ही नहीं रहता, रेफ गूगल पे भी जाके वहाँ सर्च कर रहे हैं, मिल ही नहीं रहा, ये दिमाग ख़राब कर दिया था, ठीक है। निश्चल, निह जोड़ छल, ये समानतः विसर्ग की बात की जाती है कि समानतः में ये ध्यान रखना है, जब भी ये तीनों स मिले और रिफ मिले तो आपको पकड़ लेना कि विसर्ग संधि का ये उदाहरण है। ये आप अभी फिलहाल के लिए भूल जाइए, विच्छेद भूलिए, अब आ जाइए पहले शब्द देखिए। निश्चल मिल गया सर, निश्चल आ गया, तो आप बताए थे कि जब भी श मिले, कोई तीनों श बीच में, ठीक है, तो वो समझ लेना कि विसर्ग। क्लियर, जैसे निष्पाद, ठीक है, तल मूर्धन्य श, सर मूर्धन्य श आ गया, दंत्य स आ गया सर, और रेफ आ गया सर, तो ये तो विसर्ग संधि, अभी आप बताएं, ऐसा आपको समझना है। क्लियर, अब आइए विच्छेद करना सीखते हैं। जब भी आप समझ जाइए कि तीनों श आ रहा है, और आएगा तो कभी आएगा, पूर्ण रूप में नहीं आएगा, अधूरा रूप में आएगा। जब अधूरा आएगा तो उनको क्या करना है, विसर्ग रूप दे देना है। तो नी मूल पहला पद का जो है वो रखना है, पहला पद नी है तो नी रखिए। छल पहले स्वतंत्र पद निकालिए, छल। अब बच गया सर निश, बच गया, क्या करें सर, निश बच गया सर। अभी आपने बताया कि जब भी तालव्य श रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, वो विसर्ग का रूप ले लेगा। तो नी का नी रहने दीजिए, विसर्ग या सर आ गया, नी आ गया, छल क्या ऑप्शन में है, हाँ ये है आंसर, आंसर सही। अच्छा सर
निष्पादन, पादन, पादन निकाल दिए हम सर, प्लस भी बिठा दिए, लेकिन सर यहाँ पर मूर्धन्य श है। अच्छा सर, आप बताए थे कि जब भी मूर्धन्य श हो यानी कोई तीनों श हो तो वो रिप्लेस हो जाएगा विसर्ग में। रिप्लेस करके यहाँ विसर्ग बिठा दिए, पहला नी है, नी रहेगा, उसको छेड़ेंगे नहीं। क्लियर? इस तरीके से समझना है मेरे दोस्त। निर्मल, मल निकाल दिए और यहाँ रिफ की जगह रिप्लेस कर दिए विसर्ग। क्लियर है ना? और विसर्ग संधि को मैंने यहाँ पर बहुत कम रखा क्योंकि बहुत कम पूछा जाता है, इसे प्रश्न बहुत कम आता है, बट मैं जो भी बताऊँगा इसी से आपका हल हो जाएगा, कैसा भी कोई भी आए। अब तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप कभी भूलेंगे नहीं ऐसा, ये जो ट्रिक जो मैं बताया हूँ। नियम 2, विसर्ग के बाद च आने से विसर्ग के स्थान पर तीनों स हो जाता है। तीनों स का मतलब तालव्य श, ठीक है, मूर्धन्य श, ठीक है, और दंत्य स, ठीक है, ये तीनों स। आइए, क्या विसर्ग के बाद च आने पर, हमेशा याद रखिए च आए यहाँ पर आइए विसर्ग है, ठीक है, और प्लस ट आया तो श। अब अच्छा सर, ये विसर्ग है प्लस छ, विसर्ग है प्लस त, तो ये तीनों श अलग अलग रख दिए आप। ध्यान देने की बात है मेरे दोस्त, जब भी विसर्ग हो और ट रहे तो ट का उसी वर्ग से उच्चरित उसी स्थान में हो जाएगा। ये जो श है किस में आता है? मूर्धा से उच्चरित होता है, ट मूर्धा से, ट वर्ग मूर्धा से उच्चारण होता है उसका, और श का भी उच्चारण कहाँ से? यानी ये मूर्धन्य श जो है मूर्धा यानी ट वर्ग, ट का घर का खानदान है ये, ठीक है, खानदान का एक आदमी है ये भी। छ में देखिए छ, च, छ, ये क्या से होता है? तालव्य, दंत्य, दंत से उच्चारण होता है। तो जो भी दंत क्या हो, ये तालव्य तालु, तालव्य श, ये तालव्य श क्या हो? तालु से उच्चारण होता है। और छ वर्ग यानी छ किस में है? च वर्ग, और च वर्ग भी टोटल किससे होता है? तालु से होता है। तो इसीलिए इसमें छ में श आया है। कोई दिक्कत? क्लियर हो रहा है? ये क्लियर हो रहा है इस चीज़ें? अब इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि संधि पढ़ने से पहले पढ़ लीजिए अभी, लेकिन वर्ण जाकर जरूर पढ़िएगा, तब फिर संधि पढ़िएगा तो मजा आएगा। वर्ण वाला क्लास जरूर देख लीजिएगा, वर्ण विचार के नाम से। अच्छा, त है, त है, त सॉरी, क, च, ट, त, चौथा, चौथा नंबर पर दांत आता है आपका, दांत से त वर्ग का उच्चारण होता है, और स भी उसी से होता है, दांत से ही उच्चारण होता है, इसीलिए इसमें रखा गया है। कोई कन्फ्यूजन? अब आइए यहाँ पर हम उदाहरण देखते हैं। धनुष क्या है? धनुष टंकार, धनुष टंकार, तो यानी धनुष टंकार, टंकार पहले निकाल लेते हैं सर, स्वतंत्र पद निकाल लिया हमने, ठीक है, प्लस बैठा दिया। अब बच गया धनुष, यहाँ पर ध, अनु, ठीक है, और मूर्धन्य श बच गया है, धनुष। ये सर यहाँ पर न थोड़ा सा सुधार लिया जाएगा, ठीक है, यहाँ मूर्धन्य श। अच्छा सर, ये भी बताएं कि ये जब भी रहेगा श दिखेगा, तीनों ऐसे भी तो मैंने बताया ना कि जब भी तीनों श मिले तो सीधे रिप्लेस करना है विसर्ग में, रिप्लेस कर दीजिए, इसको विसर्ग में रिप्लेस करिए, तो यहाँ पर रिप्लेस करे तो धनु बन गया। छोड़िए परिभाषा, कुछ नहीं याद हो, मत याद करिए सूत्र, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए। निश्चल, छल सर निकाल लिया, सर निकाल लिया, ठीक है, नी है सर। अच्छा सर, निश्च क्या बच गया यहाँ पर? निश्च बच गया सर, निश बचा। अच्छा, मैंने बताया कि कोई भी तीनों स में कोई रहे उसको रिप्लेस करना है विसर्ग में, कर दिया सर, तो नी। अब मेरे दोस्त भूलेंगे नहीं ना? उम्मीद करता हूँ भूलेंगे नहीं, इतना मेहनत करने के बावजूद भी सबसे आसान, सस्ता, सुविस्ता ट्रिक बताने के बाद भी इतना उम्मीद कर सकता हूँ कि अब आप भूलेंगे नहीं। मैं ये वादा नहीं कर सकता हूँ कि आप ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे, हाँ, बट ये याद रहेगा क्योंकि सबसे आसान ट्रिक है अभी तक के जितना भी आप पढ़े होंगे, है ना। परिभाषा मत याद रखिए, परिभाषा कौन याद रखे। आइए, नियम, विसर्ग के बाद च आने पर विसर्ग के स्थान पर तीनों स हो जाता है। अब ध्यान देने की बात है, ये तो रिपीट सवाल, वही वाला रिपीट वाला हो गया, है ना। अब आते हैं सवाल पर। विसर्ग का बस इतना ही याद रखना है, समझ गए, बस वही याद रखा है, बहुत सारा नियम, बस काम का उतना ही है। निरोग का संधि विच्छेद होता है, निरोग, निरोग, रोग सर निकाल लिया, रोग, 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 रोग सर, सब ठीक है, ठीक है, ये इधर का पद। नी सर इधर बच गया, नी रोग सर, नी बचा है, नी बचा है। तो मैंने बताया है कि जब भी दूसरा मात्रा, ये ध्यान देने की बात, ये जब भी हमेशा याद रखना है कि इधर का जो मात्रा है ना, बड़ी मात्रा लगी है, लेकिन बड़ी मात्रा तो होती नहीं है, सर ने अभी बताया, छोटी मात्रा होती है। छोटी मात्रा किधर? इसमें लगे, बड़ी इसमें ये, तो सर ये कट काट देना। हाँ, अच्छा, न है तो न तो रहेगा नहीं सर, नहीं रहेगा, क्यों? क्योंकि इसमें मात्रा का कोई बात ही नहीं किया है, मात्रा भी गायब कर दिया है।
यहाँ पर सर देखिए 19 छोटा वाला मात्रा है सर, यही मिला है, आंसर ये हो जाएगा। सर आप परिभाषा जाने, क्या आपको परिभाषा की ज़रूरत पड़ी? कौन सा है, किस में आता है, नहीं आता है, क्या मतलब है, फेंकिए उधर। हाँ बस जो मैं बता रहा हूँ ना ऑप्शन का ट्रिक, यही आपका काम का चीज़ हो गया। अब बताइए कमेंट करके कैसा लग रहा है ये चीज़। इसके पहले आप कभी अनुभव किए थे ऐसा, या कहीं किसी क्लास में? आइए, तो अब तो यही आंसर हो जाएगा। अब सर भूल नहीं जाना है कुछ भी। हाँ, अब नीह जो जब विसर्ग लग गया तो अब ये सर ये किस में आता है सर? नीह रोग किस में आता है सर? ये आता है आपका विसर्ग में आ जाएगा। जब विसर्ग लगे तो विसर्ग में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इतना आसान ट्रिक से कोई समझे। संधि में किन का योग होता है? तो अभी मैं बार बार बोल रहा हूँ पद 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 पद, ये भी हो रहा है, शायद रिपीट सवाल हो गया है ना। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। और यहाँ पर कुछ शब्दों को मैंने दे दिया है, ठीक है, विसर्ग संधि में। बस आपको इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए, यही काम की चीज़ है। और कुछ अपने तरीके से अपने जगह से ढूंढ लीजिए, व्याकरण किताब से पढ़िए। और मैं कहूँगा ना, बस परिभाषा रटने से बेहतर है आप केवल एक बार जो भी उदाहरण दिया ना सबको एक बार पढ़िए, 2-3 बार पढ़ जाइए, दिमाग में रहता है वो चीज़। तिरस्कार, तिरह जोड़कार, तिरह जोड़कार, परुधर, पयः जोड़धर, निरीह, नियह जोड़ ईह, यशोदा, यशः जोड़ दा, व्याकुल, विह जोड़ आकुल, यशोधरा, यश जोड़ धरा, दुर्ग, दुह जोड़ ग। ऐसे याद रखना, बस एक 2-4 बार पढ़ते रहिए, ऐसे सब याद हो जाएगा। ठीक है, ये सब मैंने बता दिया, अब इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। कोई दिक्कत है? नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक सवाल आपके लिए टास्क है, कमेंट करके ये ज़रूर कमेंट करिएगा। मैं देखता हूँ कोई करता नहीं है कमेंट खैर जब देखेंगे तो करेंगे ही। बताइए कि व्याकरण का संधि क्या है? ये होगा, काट दीजिए। व्याकरण का, ये गलत लिखा हुआ, संधि सुधार लीजिएगा। व्याकरण का संधि विच्छेद, यहाँ पर संधि विच्छेद क्या होगा? व्याकरण का आप संधि विच्छेद करके हमको कमेंट कर दीजिए। क्लियर? यहाँ पर हमारी क्लास ओवर होती है। अब बताइए आप क्लास में क्या क्या सीखें, क्या फील किए और ड्यूरिंग क्लास आपको काम का लगा ये क्लास, काम की लगी है क्लास? और दूसरी बात की कमेंट ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिए, बताइए कि क्लास चल रही है ना। नए जो 11-11th में उनको भी शेयर कर दीजिएगा, बता दीजिएगा। और तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं हम लोग किसी नए क्लास में। हर रोज़ हमारी क्लास होती है, रेगुलर चल रही है क्लास। तो देखिए थोड़ा सा मोटिवेट आप भी करिए, उत्साह अपना दिखाइएगा तो हमें भी उत्साह मिलेगा, है ना। चलिए तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, बहुत बहुत धन्यवाद।